अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि पाकिस्तान एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 2 रन से शिकस्त दे दी और पाकिस्तान एशियन जो है चैंपियन बन चुका है। क्रिकेट में जहां तक बात है बाई चांस की, तो पाकिस्तान की बैटिंग तो एक तरह से नाकाम हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने कोशिश करके पाकिस्तान को ये मैच जितवा दिया, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान पूरे में इस वक्त खुशी है। एक अच्छी खबर, खुशी की खबर मिली पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, और पूरी कौम यकीनन जब इस तरह की खुशियां होती हैं जिनमें कौम को खुशी की जरूरत होती है, तो हमें जरूर खुशी भी मनानी चाहिए। जरूरत इस अमर की है कि क्या हमारे हुक्मरान जो हैं ये पाकिस्तान के अवाम को और खुशियां दे सकते हैं। आखिरी साल चल रहा है, कल 23 मार्च है। 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, 7 साल के अरसे में पाकिस्तान का क़याम जो था वो मुमकिन हुआ। 1947 में पाकिस्तान बन गया, लेकिन इन 64-65 सालों में पाकिस्तान मुस्तहकम क्यों नहीं हो सका। करारदाद पाकिस्तान से इस्तेहकाम पाकिस्तान तक, ये है हमारा आज का मौजू। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस गौस मोहम्मद गौस साहब, जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब, और इस वक्त डीन फैकल्टी ऑफ लॉ हैं उर्दू यूनिवर्सिटी के। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब आजम सवाती साहब, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक सेनेटर भी हैं, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सबसे पहले जज साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, खुशी की खबर अपनी जगह, क्या पाकिस्तान इतने सालों में जो है कभी हमारे हुक्मरानों ने इसको मुस्तहकम करने के लिए कुछ संजीदा कोशिशें की हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कायद आज़म की रहमतुल्लाह अलैह की वलवला अंगेज क़यादत के बाद जी इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही कि हमारे पास कोई मुखलिस कायद नहीं था जी। आए और लिहाजा सब बातों की हद तक रहे। इस्तेहकाम तब पैदा होता है जबकि एक लीडरशिप जो है वो लीड करती है जी, और कौम को आगे लेके बढ़ती है और उसकी तरक्की के लिए कोशां होते हैं। हमारे पास आप ज़रा सा देख लीजिए, अगर माशी तरक्की आप देखें, कोरिया हमसे प्लान ले गया, आज वो हमसे आगे है जी, हम कहीं नहीं हैं। फिर आपने आधा हिस्सा तो हमारा गुजर गया मिलिट्री डिक्टेटरशिप में जी, और आधा गुजर गया ये जो सो कॉल्ड सिविल डिक्टेटरशिप में, सो कॉल्ड जमहूरियत। सही, पिदरम सुल्तान बूथ, मेरे बाद ये होगा, मेरे बाद ये होगा, ठीक है। तो अब हम इस नैज पर पहुंचे हैं कि जहां ये कैफियत है, यही सोचते हैं कि अब भी स्टेटस को रहे, लेट द थिंग्स रिमेन एज दे आर। ये नहीं सोचते कि मुल्क की बका का मसला है, इसमें तरक्की क्यों नहीं हो रही है। आप ये कह रहे हैं 1 साल रह गया है, आप 4 साल को उठा के देख लीजिए क्या तरक्की हुई है। सही। फिर हमने इदारों को मजबूत नहीं किया। सही। कौमें जो हैं इदारों से आगे बढ़ती हैं और इदारे जो हैं वो उसके लिए काम करते हैं। हमने किसी इदारे को पनपने नहीं दिया। अब जाके कुछ ये जुडिशरी जो है, अदलिया जो है, ये गोया अपना एक्टिविज्म दिखा रही है, ठीक है, सही मानों में। लेकिन आप देख रहे हैं, ये बताइए कल के जो रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के वजीर आजम को सजा नहीं दी बल्कि सफाई का मौका दिया, और वजीर आजम की जानिब से जो बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, क्या आप समझते हैं कि ये टाइम पास है, टैक्टिक्स हैं, या ये वाकई कोई संजीदा हैं? हमारी जो वजीर आजम साहब हैं कोई संजीदा होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो हैं अहकामात उस पर कोई अमल करेंगे? देखिए साहब, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है जी। उन्होंने कह दिया है कि मैं अपने सदर के खिलाफ नहीं लिखूंगा खत। जिस वक्त ये जब ऑर्डर्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जी जी, उस वक्त के लॉ मिनिस्टर की सोच ये थी कि ओवर माय डेड बॉडी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सही। अब जाके मुख्तलिफ हीले बहाने उसमें रिव्यू भी खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद फिर कौन से रूल ऑफ लॉ है, कौन से अदलिया के फैसलों की आप पासदारी कर रहे हैं, पाबंदी कर रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का हर हुक्म आपको मानना है, लागू है, और आपको आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर उसके बाद बात यह है, देखिए मैं हैरान इस बात पर हूं कि दीन और दुनिया कोई अलग चीज नहीं है हमारे यहाँ इस्लाम में। आप जब पगड़ियां पहन के बैठते हैं बड़े माजरत के साथ जी जी, क्या हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और ये बुजुर्गान दीन जो थे, इनकी क्या तालीम थी? इस्लाम फैलाया उन्होंने। क्या हम उन तालीमात पे अमल कर रहे हैं? आपको सबसे पहले देखना चाहिए था, ये एक इस्लामी मुमलिकत है, हमारा क्या फर्ज क्या है, बहसियत एक आम आदमी के, बहसियत एक उसके वजीर आजम के, बजाय इसके कि ऊट पटांग बात इस तरह करने के कि साहब ये ऐसे कैसे कर दूं मैं 6 महीने जेल काट लूंगा।
लेकिन फांसी नहीं जैसे चढ़ूंगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन किराम, हमारे साथ मौजूद हैं आज़म सवाती साहब, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। इनसे गुफ्तगू करेंगे। इनसे मैं ये जरूर पूछूंगा कि इन्होंने करप्शन के खिलाफ जो जहाद किया था, जिसके तहत इन्होंने पार्लियामेंट से छोड़कर पार्लियामेंट से सेनेट से इस्तीफा देकर ये बाहर आए थे, क्या अब उसी करप्शन के खिलाफ ये जहाद जारी रखेंगे? जबकि तहरीक इंसाफ में बहुत सारे माजी के करप्ट रहनुमा भी शामिल हो चुके हैं, उस जमात को आगे कैसे लेके चलेंगे? और मजीद ये कि जिन केसेस की वजह से जो वफाकी वजीर मजहबी उमूर साहब जो इंकशाफ इन्होंने किया था, जिसकी वजह से इनकी वजह से वो जेल गए हैं, तो क्या उस केस का आगे क्या फैसला होगा? हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब, गौस मोहम्मद साहब, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, उर्दू यूनिवर्सिटी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और इनके साथ मौजूद हैं आज़म सवाती साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। दो चीजें मैं आपसे शेयर करता चलूं कि एक तो स्टेट बैंक की जो एक समाई रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक यह है कि पाकिस्तान में हुकूमती इक़दामात के बावजूद जो है मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ रहा है और खतरात हमारी मईशत को बहुत ज्यादा लाहक हो गए हैं। दूसरी तरफ एक चीज कि वहीदा शाह को जब नाअहल करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उनकी जगह वहीदा शाह की बेटी कोमल बुखारी ने अपने कागजात नामजदगी आज जमा करवा दिए हैं। क्या वहीदा शाह और इन जैसे लोग ही हमारे सियासत और हमारे सियासत का जो महवर रहेंगे कि जो लोग गलत हैं उनकी आगे औलादें हमारे पास आ जाएंगी, हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगी? मैं आज़म सवाती साहब एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी कहा था कि आपने करप्शन के खिलाफ जहाद किया था, शुरू किया था, आपने पार्लियामेंट से रिजाइन किया। जो लोग मजहब के नाम पर जिन्होंने करप्शन की थी, उन लोगों के खिलाफ आप खड़े हुए, आपने जो है अलम उठाया। अब नतीजा ये है कि उन केसेस का उनका क्या बनेगा? और आप करप्शन के खिलाफ निकले थे, तो आप जिस पार्टी में आए हैं तहरीक इंसाफ में, उसमें भी बहुत सारे करप्ट लोग जो माजी में जिन लोगों ने करप्शन की थी वो लोग आ गए हैं। क्या देखते हैं फिर किस तरह करप्शन खत्म होगी? सर, पहली बात तो यह है कि चूंकि मैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का या वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस का एक तालिब इल्म हूं जी, उस पस मंजर में मैं ये कह रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा कौल जी कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसको माफ कर दिया जाता था, और जब कोई छोटा करता था तो उसको सजा दी जाती थी। ये वही बुनियादी कानून है जी जी कि जिसकी आज पाकिस्तान हर तरह से, जी आप देख लें कि आज हमारा बड़ा जो हुक्मरान है, जिसको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे हुक्मरान कानून को पीते हैं। आप ये देखें कि आज जो अदालत उज़्मा की जी जी जो आखिरी कोर्ट है, आखिरी अदालत है, उसकी जिस तरीके से उसको जिस तरीके से मजाक बना के रखा हुआ है, और आज उसके लिए बदनामी के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उससे हमारा कैरेक्टर जो है आया होता है। सही। जिस करप्शन की आप बात करते हैं कि जब आपका हाकिम ही करप्ट हो जी, और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा बल्कि मैं अपने अल्लाह की तारीफ कर रहा हूं कि जिसने इस करप्ट हुकूमत का हिस्सा होते हुए, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर की हैसियत से एक नहीं दर्जों करप्ट लोगों को जो 20 और 21 ग्रेड के थे आज भी जेलों की जीनत में, एक काज भी नहीं। सही। रिकॉर्डिक को देख लें, 500 बिलियन US डॉलर का प्रोजेक्ट था जिसको 160 मिलियन में बेच रहे थे। अल्लाह ने किया कि इसी चीफ जस्टिस की क़यादत के अंदर जो है हमने TCC को जो है वो खत्म किया। सही। आज भी फिर उन्होंने इन्वोक किया ताकि इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जो मतलब वो आर्बिट्रेशन के लिए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब मुल्क का हाकिम जो है इस दर्जे तक करप्ट हो, उसको कि बगैरती की हद तक करप्ट, तो मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करते खुद शर्म आती है, लेकिन अगर बगैरती की हद तक करप्ट हो और उसको कतन भी कोई शर्म या ना हो, तो फिर हालत यही होती है। कोई करप्ट, मैं आ रहा हूं उस केस के ऊपर, कोई करप्शन का केस इस वक्त एक नहीं सर। वसीला रोजगार को देख लें, 10 अरब रुपए में दावे से कहता हूं 10 अरब रुपया ज़राए इब्लाग के मालिकान को दिया गया है ताकि इमरान खान के सुनामी के खिलाफ उनको खरीदा जाए। आप जितने ठेके इस वक्त इस हुकूमत ने दिए PSDP में, इनको जरा देख लें, 60% जो है इस करप्ट वजीर आजम के और सदर के और इन पार्लियामेंटेरियन के जेब में पड़े हुए हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये मुल्क अब चाह रहा है कि एक इनकलाब आए, और इनकलाब आज का नौजवान जो है
آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. آج صرف ایک ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, ایک ہی ادارہ جس کو عدالت عظمیٰ کہا جا رہا ہے, اور اس کا بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم کو کہا جا رہا ہے کہ غریبوں کے خزانے کی دولت جو ہے یہ لوٹی گئی ہے, کس نے, سب سے بڑے چور صدر نے لوٹی ہے, اور اس کے خلاف ایک خط لکھنے کے لیے میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. جب 73 کا آئین یہ کہتا ہے کہ ملک میں کوئی قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں بنے گا, اسلام میں خلیفہ وقت جو ہے ہمارے جو اسلاف کی مثالیں ہیں وہ موجود ہیں کہ وہ عدالتوں میں گئے, امیر المومنین جو ہیں وہ عدالتوں میں گئے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب لوگوں کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ گئے. تو کیا وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کیوں استثناء حاصل ہے؟ کیا یہ پاکستان کے 73 کے آئین کے متصادم نہیں ہے؟ سر میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ استثناء کا امیونٹی کا مسئلہ تو کورٹ کے اندر آیا ہی نہیں ہے, کسی نے کلیم ہی نہیں کیا. اور پھر یہ دیکھ لیں کہ این آر او چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ جی نہیں, این آر او جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک پارلیمنٹ کی طرح ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے بنایا ہے, اس کو آشیرواد حاصل تھی, کسی نے اس کے اوپر جو ہے بات نہیں کی. اور وہی بات ہے کہ اگر ملک کا خزانہ جو ہے لوٹا گیا ہے تو تمہیں حرج کیا ہے جب ملک کا حاکم جو ہے آپ کے قانون, دیکھیں پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتا ہے, پارلیمنٹ بلڈنگ کا نام نہیں ہے, پارلیمنٹ لوگوں کا نام نہیں, پارلیمنٹ ہے قانون کی بالادستی. اور جب قانون کی بالادستی جو ہے آپ کے ملک کا چیف ایگزیکٹو اس کا مزاق بنائے, اور جس طریقے سے وہ باتیں کر رہا ہے کہ میں تھانے دار تو دینے والا میں ہوں, اور میں یہ کرنے والا ہوں, یہ کرنے والا ہوں. میں نے تو اس دن بھی ایک پروگرام میں کہا تھا خدا کا واسطہ ہے ایک تھانے دار مجھے بھی دے دو عبد القادر کے خلاف, ایک تھانے دار مجھے بھی دے دو آپ اپنی وائف کے خلاف جو باقاعدہ طور پہ اس حج کرپشن کیس کے اندر ملوث ہیں. اگر وہی حسین اصغر کو جس کو انہوں نے آئی جی بنایا ہے وہ اگر میرے ہاتھ میں دے دیں, جو صحیح جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا, جس ملک کی انویسٹیگیشن ایجنسی اعظم سواتی نہیں ہے, سپریم کورٹ نہیں ہے, جسٹس صاحب نہیں ہے, جس ملک کی انویسٹیگیشن ایجنسی رحمان ملک کے نیچے ہو اس ملک کا خدا حافظ. میں جس صاحب سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں, جس صاحب کیا وجہ ہے ہمارے ہاں ہم ہر چیز کو پھر سیاستدانوں پہ ڈال دیتے ہیں, ہر چیز کو ہم سسٹم پہ ڈال دیتے ہیں, کیوں نہیں ہمارے ہاں جو ہے قانون کی بالادستی کے لیے عدلیہ نے کیوں نہیں کام کیا, کیوں نہیں ہمارے ہاں اس سسٹم کو, کرپٹ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جوڈیشری میں بھی کرپشن ہے نچلے سطح پر, آپ تو چونکہ زیادہ قریب ہیں زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, کیا اس سارے سسٹم کو میرٹ کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 3 جو ہے نا ادارے ہمارے, مقننہ ہے لیجسلیچر, عدلیہ اور انتظامیہ ہے. انتظامیہ کا کام ہے اس قانون کو جو کہ بنایا گیا ہے اس کو انفورس کرے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ قانون تو بن جاتے ہیں لیکن آگے امپلیمنٹیشن اس کا نل ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ جناب وہی کا وہی معاشرہ ہے, وہی کی وہی برائیاں ہیں تمام کے تمام, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ برائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اگر نمائندے پہنچے, خدا کا خوف ہو, اور وہ سمجھے کہ ہاں بھائی یعنی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ اگر بھی اپنا رول پلے کرے صحیح معنوں میں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ نظام نہ سدھرے. عدلیہ کا جہاں تک آپ یس, اس کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہمارا جو لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے, جو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو کہ ایک وہ دیا ہے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے لیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اب دیکھیں سندھ ہائی کورٹ میں اب جا کے 14 ججز ہوئے ہیں, اور سینکشن اسٹرینتھ جو کہ ہے تمام اس کے لیے کوئی اور ضرورت نہیں ہے, 40 ہیں. اب آپ مجھے بتائیے 100 کیس لگے ہوئے ہیں, کتنے کیس چلائیں گے ججز؟ نیچے کا بھی یہی عالم ہے سبارڈینیٹ کورٹس کا. اس کی وجہ, اس وجہ سے لوگ جو ہیں پھر وہ ایلیمنٹس جو کہ ناجائز طور طریقے استعمال کرتے ہیں وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. سواتی صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, میں نے سوال